बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनिशियल रिकॉग्निशन वगैरह, बेसिक नॉलेज, डेप्रिशिएट कैसे करना है, कैरिंग अमाउंट को कैसे फाइंड करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उनके एक्सट्रैक्ट्स किस तरह से बनने हैं, लेजर्स कैसे बनेंगे, डिस्पोजल कैसे करना है, एक्सचेंज ऑफ एसेट कैसे होना है, एटसेट्रा। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पास मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन से मुराद होता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। अच्छा, आपने ना ये सब्सीक्वेंट का वर्ड इससे पहले भी पढ़ा है। एक तो आप लोगों के पास है ना इनिशियल एक्सपेंडिचर, साथ में आपने पढ़ा था सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, कि अगर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर होते हैं आफ्टर रिकॉग्निशन तो हमने उनको कैपिटलाइज करना है या रेवेन्यू नेचर में लेके जाना है। तो उनके रूल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, अब यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास आता है सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, वह एक मर्तबा रिकॉग्नाइज कर चुके, अब आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन हमने उसको अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ने हमसे कहा कि आपके पास भी दो किस्म के मॉडल मौजूद हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें तो स्टैंडर्ड ने हमसे कहा था कि इनिशियली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट, उसके लिए हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं था। लेकिन जब हम लोग गए ना सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन के ऊपर, तो हमें बताया गया कि एन एंटिटी शैल चूज आइदर द कॉस्ट मॉडल और द as its accounting policy and shall apply that policy to an entire class of PP, मतलब सारे पीपी के ऊपर नहीं, इंटायर क्लास ऑफ पीपी। अब क्लास ऑफ पीपी से क्या मुराद है? मेरे पास व्हीकल्स एक क्लास ऑफ पीपी है, बिल्डिंग्स क्लास ऑफ पीपी है, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी क्लास ऑफ पीपी है। अब हर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए अपना अपना डेप्रिसिएशन मेथड होता है, अपनी अपनी यूजफुल लाइफ होती है। बिल्कुल ऐसे ही उसका अपना सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का मॉडल मौजूद है कि हमने उसको सब्सीक्वेंटली किस तरह से मेजर करना है। अब जब आप लोगों ने कहा था व्हीकल्स के लिए, क्या आपने कहा व्हीकल्स को हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो आपने अपनी तमाम क्लास ऑफ एसिड्स के लिए सेम मेथड अप्लाई करना है। ये नहीं हो सकता कि एक व्हीकल के ऊपर तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है लेकिन दूसरी व्हीकल पे स्ट्रेट लाइन मेथड, ये नहीं कर सकते आप। तो पूरी क्लास ऑफ एसिड के लिए सेम पॉलिसी रखनी पड़ती है। अब इसी तरह से अगर आपके पास मल्टीपल एसिड्स, डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स मौजूद हैं, तो अगर आप चाहें तो आप अपनी सपोज व्हीकल्स के ऊपर कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर दें, लेकिन अपनी बिल्डिंग के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर लें। आपके पास कोई और एसिड्स ऐसे हैं कि आपकी मर्जी, किसी के ऊपर आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई करें, किसी के ऊपर आप रिवैल्यूएशन मॉडल, लेकिन उसकी तमाम तर क्लास ऑफ एसिड पर सेम मॉडल जाएगा। आपने कहा कि व्हीकल्स के ऊपर कॉस्ट मॉडल है, तो कोई भी व्हीकल रिवैल्यूएशन मॉडल पर नहीं जाएंगे, वो हमेशा कॉस्ट मॉडल पे रहेंगी। आपने कहा बिल्डिंग के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल, तो आपकी तमाम तर बिल्डिंग्स सारी की सारी रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करेंगी, कोई भी बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल को फॉलो नहीं करेगी। ये बात क्लियर हो गई? दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट मॉडल अब तक आप लोग करते आए हो, अब तक जितनी भी हम लोगों ने अकाउंटिंग की, हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाई, वो सारी की सारी कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रही थी। कॉस्ट मॉडल के मुताबिक अगर हम लोगों ने कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड को डिटरमिन करना हो अंडर कॉस्ट मॉडल, तो कैसे करते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ द एसिड लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और लेस करेंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट इफ एनी। देखो, एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होती है, लेकिन इंपेयरमेंट हर साल नहीं आती। वो हम लोग जाके पढ़ेंगे IAS 36। तो इसके लिए आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है,
इम्पेयरमेंट के लिए क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करना है, कब कैलकुलेट करना है, इसका इम्पैक्ट क्या आना है, ईच एंड एवरीथिंग वहां डिस्कस करेंगे। अभी कुछ नहीं कर रहे। तो अभी आप लोगों ने अगर कॉस्ट मॉडल के थ्रू कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड को डिटरमिन करना हो तो आप लोग कैसे उसको डिटरमिन करोगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट। फिर अगर आप लोग रीवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करते हो तो फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसिड को किस तरह से डिटरमिन करोगे? तो कॉस्ट चेंज हो जाती है किसके साथ? इसको रीवैल्यूड अमाउंट कहा जाता है। रीवैल्यूड अमाउंट क्या होती है? फेयर वैल्यू एट स्पेसिफिक डेट। किसी भी डेट पर हमारे एसिड की फेयर वैल्यू क्या है, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये इस एसिड की रीवैल्यूड अमाउंट है। रीवैल्यूड अमाउंट में से माइनस करेंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज नहीं है, ये सब्सीक्वेंट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। और यहां पर वर्ड सब्सीक्वेंट से क्या मुराद है? फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन। सब्सीक्वेंट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन से क्या मुराद है? फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज नहीं। कॉस्ट मॉडल हो तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अगर मेरे पास रीवैल्यूएशन मॉडल है तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होगी सब्सीक्वेंट। और सब्सीक्वेंट से क्या मुराद होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन। और इसी तरह से माइनस करेंगे इंपेयरमेंट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, लेकिन कौन से वाली? सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट से क्या मुराद? फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस्ट रीवैल्यूएशन। हमारे पास कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हम लोग वो जाके चार्ज कर देंगे। ये बात आप सबको समझ आ गई है? सबको क्लियर? अच्छा अब सुने, कौन कौन से ऐसे एसिड्स हैं? क्लास ऑफ पीपी is a grouping of acids of a similar nature and used in an entity's operation. Following are examples of क्लासेस। कौन कौन सी हो सकती हैं? लैंड, बिल्कुल अलग से रिकॉर्ड करो। अब आपके पास 5 पीस ऑफ लैंड्स हैं तो उन सब के ऊपर एक जैसा मॉडल जाएगा, एक जैसा डेप्रिसिएशन मेथड जाएगा, तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। ओके, तो डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर क्या है? मॉडल कौन सा है, कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल पीस ऑफ लैंड रखा हुआ है तो वो तो लैंड की कैटेगरी में आएगा, लेकिन जब भी हम कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे तो उस बिल्डिंग के नीचे लैंड भी तो मौजूद होगी ना, तो उसको हम लैंड एंड बिल्डिंग के तौर पे लिख देते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने पास ना लैंड की वैल्यू को अलग से लिख देते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू को अलग से जाके क्लासिफाई करते हैं, तो लैंड के लिए अलग से अकाउंट बन जाता है और बिल्डिंग के लिए अलग से अकाउंट बन जाता है। कभी कभी इसको मर्ज भी कर देता है। क्वेश्चन में जैसे चलेगा हमने बिल्कुल वैसे ही चलना है। फिर मशीनरी आ गई, शिप्स आ गए, एयरक्राफ्ट्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, फर्नीचर एंड फिक्सर्स हैं एंड ऑफिस इक्विपमेंट हैं। ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड्स। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा अब हमने जाके देखना है कि इन दोनों मेथड्स में हमारे पास फर्क क्या है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेने लगे हैं वो एक ऐसे एसिड्स की लेने लगे हैं जो डेप्रिशिएट नहीं होता, मतलब पीस ऑफ लैंड। हम लोग अभी लैंड को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ऐसे एसिड को लेंगे जो डेप्रिशिएट होता है। तो दोनों के किस किस तरह से हम लोगों ने अकाउंट फॉर करना है हम उसको देखेंगे। अ पीस ऑफ लैंड is purchased
on 1st January year 1 at a cost of rupees 100. It is revalued as under। अब क्योंकि पीस ऑफ लैंड है तो इसने डेप्रिशिएट नहीं होना, तो और इसकी यूजफुल लाइफ भी इनफाइनाइट होती है, तो मुझे वो बातें अब बताने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या किया, मैं जब आपको बता रहा हूँ इट इज रीवैल्यूड एज अंडर, इट मींस दैट मैं इसके ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा, रीवैल्यूएशन मेथड अप्लाई जाके करूंगा। इज रीवैल्यूड एज अंडर 31st December year 3, its value is 120। 31st December year 4, its value is 130। 31st December year 5, its value is 110। अच्छा, अब ये रीवैल्यू, अगर किसी भी एसिड के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर वो आपको बता देगा। अगर आपके पास कोई ऐसा एसिड मौजूद है जो इससे पहले मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो कर रहे हो, डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा इजी काम है। हाँ, अगर ये डेप्रिशिएट हो रहा हो तो उसमें जरा ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। अब अगर हम बात करें इसके ऊपर कॉस्ट मॉडल की, तो जब कॉस्ट मॉडल है, डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, किसी भी ईयर की बात करोगे तो उसकी कॉस्ट 100 है, क्योंकि इसने डेप्रिशिएट तो होना नहीं था, तो इसकी कैरिंग अमाउंट हर साल के एंड पर 100 ही है। तो हमें इसका कॉस्ट मॉडल ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ना इसके रिवैल्यूएशन मॉडल की, तो अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल हम इसकी रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से करेंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, इसके साथ ना एक और वैल्यू भी साथ में लिख लेते हैं या एडजस्ट में समझ लें। 31st December year 6 कर लें, एंड द वैल्यू इज 90। अच्छा, अब देखें, आप लोगों ने जब भी रिवैल्यूएशन मॉडल करना है ना, अब सबसे पहले देखो कि हम लोगों ने एसिड को परचेज कब किया। ये जो वर्किंग करने लगे ना, ये वर्किंग आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक कॉलम बनाना है डेट का। ऐसे एसिड्स के लिए हमेशा इसी तरह से वर्किंग करना, एक कॉलम बनाना डेट का, दूसरा कॉलम बनाना कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट, या डब्ल्यूडी भी समझ लें, मतलब वैल्यू। थर्ड कॉलम बनाना रीवैल्यूएशन सरप्लस, और फोर्थ कॉलम बनाना प्रॉफिट और लॉस। ये चार कॉलम बनाने हैं आप लोगों ने। डेट में डेट ऑफ परचेज, एसिड का परचेज किया 1st January ईयर 1 को, कितने में परचेज किया, 100 रुपीज। तो इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। फिर इसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है, लेकिन जो फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुई है ना, वो किस दिन हुई, 31st December ईयर 3। मतलब आप जाएंगे ना 31st December ईयर 1, तो आपके एसिड की वैल्यू वही 100 ही है। मेरी बात समझ आ गई।
जब आप जाएंगे ना 31 दिसंबर ईयर 2, आपके एसिड की वैल्यू 100 ही है। आपने एसिड को इन 2 इयर्स में रीवैल्यू नहीं किया। क्लियर? जैसे ही आप लोग पहुंचे 1 जनवरी ईयर 3, आपके एसिड की वैल्यू कितनी है? 100। और ईयर 3 के एंड पर जाकर आपने अपने एसिड को रीवैल्यू कर दिया। अब उसको लिखने का मेथड क्या है? अब यहां पर डेट लिखो, जिस दिन आप उसको रीवैल्यू कर रहे हो, लेकिन इसके सामने 120 ना लिखना। इसके सामने 120 ना लिखना, एक लाइन छोड़ दो और उसके बाद इसकी रीवैल्यूड अमाउंट लिखो। एसिड अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पर आ गया। जो एसिड पहले 100 का था, उस एसिड की रीवैल्यूड अमाउंट अब कितनी है? 120। आपने यहां पे 120 लिख दिया। ये बात समझ आई? अच्छा, इधर अगर हम लोग बात करें ना, तो ये एसिड्स की कैरिंग अमाउंट्स थी सारी की सारी। अब डेप्रिशिएट नहीं हो रहा तो क्या रिलेटेड डेप्रिसिएशन 0, तो यही जो कॉस्ट है वही उसकी कैरिंग अमाउंट है। लेकिन अब ये जो 120 है, ये क्या कहलाएगी? इसकी रीवैल्यूड अमाउंट। तो जब भी एसिड रीवैल्यू कर रहे हो, उस साल आपने टोटल के तौर पर वो रीवैल्यूड अमाउंट लिख देनी है। ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा, अब देखो, अगर एसिड में है इंक्रीज, तो पॉजिटिव वे में लिख दो कि कितने का इंक्रीज है? 20 का। अगर इंक्रीज है तो ये कहलाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस। अगर एसिड में इंक्रीज है तो ये क्या कहलाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस। आपने इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में लिखकर इसका टोटल कर लेना है। अब ये चीज आपको क्या बता रही है कि एट 31 दिसंबर 2003 या ईयर 3, the acid's value is 120 and the revaluation surplus is 20। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? सबको क्लियर? नेक्स्ट देखो, फिर जैसे ही आप लोग अगले साल के लिए गए 31 दिसंबर ईयर 4, वंस अगेन एसिड रीवैल्यू हुआ, तो यहां पर आ जाएगी इसकी रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी? अब यहां पे देखें, इंक्रीज या डिक्रीज, कितने का इंक्रीज है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन गेन भी इसको कह सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? रीवैल्यूएशन सर। बेसिकली गेन है कि एसिड की वैल्यू में इंक्रीज, लेकिन ये गेन रियलाइज नहीं होता। रियलाइज कब होता है? जब एसिड को डिस्पोज किया जाता है। तो मैंने अभी उसको डिस्पोज तो नहीं किया ना, तो ये अनरियलाइज्ड गेन है, जिसको हम लोग नाम देते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस का। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो आपने क्या कहना है? अनरियलाइज्ड गेन ऑन रीवैल्यूड एसिड। अनरियलाइज्ड गेन ऑन revalued acid is known as revaluation surplus। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब 20 का गेन पहले था रिवैल्यूएशन सरप्लस, 10 का रिवैल्यूएशन सरप्लस मजीद आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 30। अब जहां पर ये आपको बता रहा है कि भाई, आपका जो एसिड ईयर 4 में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 130 का शो हो रहा है, उस एसिड पर 30 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है। मींस दैट वो एसिड खुद 130 का नहीं है, वो एसिड खुद कितने का है? 100 का। कि वो जो 30 का इंक्रीज नजर आ रहा है, वो ड्यू टू रिवैल्यूएशन सरप्लस है। ऑल क्लियर? नेक्स्ट गए हम 31 दिसंबर ईयर 5, revalued amount, and the revalued amount is 110
यहां पर आप 110 लिखे। अच्छा बात सुने, इंक्रीज या डिक्रीज? अगर 130 को 110 करना है तो क्या करूं? 20 ब्रैकेट्स में लिखूंगा। तो क्या ये गेन है? नहीं, ये तो लॉस हो गया है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन लॉस। क्या लिखेंगे इसको? रीवैल्यूएशन लॉस। अब देखो, पहले से इसके ऊपर 30 का गेन मौजूद है। अच्छा, सब कुछ छोड़ दो। मैं अगर आपसे कहूं कि 100 रुपए का एक एसिड था इनिशियली, आज वो 110 रुपीज का है, और वो एसिड नॉन डेप्रिशिएबल है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये जो 10 का इंक्रीज आया है ये ड्यू टू रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ड्यू टू रीवैल्यूएशन है। अब अगर इंक्रीज है तो वो सरप्लस है। मेरी बात समझ आई आपको? हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का रखा हुआ है, जबकि इन एक्चुअल है कितने का? 10 का। तो आपको नहीं लगता कि आपको अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस कम कर लेना चाहिए? 20 से रिवैल्यूएशन सरप्लस कम करोगे तो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का आ जाएगा? 10। मेरी बात समझ आई? अगर ये 20 आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देते तो ये 30 तो एज इट इज रह जाता। तो ये 30 आपको क्या बताता? कि जो एसिड आपका 110 का है उस पर 30 का रिवैल्यूएशन गेन है। क्या है 30 का रिवैल्यूएशन गेन? कितने का रिवैल्यूएशन गेन? तो आपको अभी तो 10 ही लिखना चाहिए ना। मेरी बात समझ आ गई सबको? नेक्स्ट, 31 दिसंबर ईयर 6, रीवैल्यूड अमाउंट। अच्छा, अब बताइए रीवैल्यूड अमाउंट हमारे पास कितनी है? 90। तो 110 से 90 पर आया तो क्या करूं? 20 का लॉस रिकॉर्ड करूं। यहां पे लिखूंगा रीवैल्यूएशन लॉस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बात सुनो जरा। एसिड था कितने का, अब कितने का है? डेप्रिशिएशन, ये जो डिक्रीज इन एसिड है ये ड्यू टू डेप्रिसिएशन तो है नहीं, क्योंकि एसिड नॉन डेप्रिशिएबल था। तो अगर 100 से वो 90 पे आ गया है तो मतलब उसकी वैल्यू में डिक्रीज है। और ये डिक्रीज क्यों है? ड्यू टू रिवैल्यूएशन। तो मतलब डिक्रीज है तो लॉस है। तो आपको कितने का लॉस नजर आ रहा है? 10 का। एम आई राइट? जबकि यहां पर आपने कितना लिखा है? 20। और अगर लॉस आ गया है तो आपको नहीं लगता कि आपको जाकर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे लिखना चाहिए? तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप 20 नहीं लिख सकते। कितना लिखोगे? तो बाकी 10 कहां जाएगा? क्या आज रिवैल्यूएशन सरप्लस है? तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को पहले खत्म करो। टोटल डिक्रीज कितने का था? 20 का। आपने कितना भी एडजस्ट किया है, तो रिमेनिंग 10 किसके पास जाएगा? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा जी, अब यहां पे जरा बात सुनो कि ऐसा हम क्यों कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अकाउंटिंग ने ये कहा है कि आपने इनकम को उस टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं करना जब तक कि आप अर्न ना कर लो। इनकम को उस टाइम तक रिकॉग्नाइज नहीं करना, रिकॉग्नाइज से मुराद है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज इनकम रिकॉर्ड नहीं करना जब तक कि आप उसको अर्न ना कर लो। क्लियर? ये जो आप लोग 20 का रिवैल्यूएशन सरप्लस लाए थे, ये तो आप अपने एसेट को खुद से रीवैल्यू कर रहे हो और वो 20 का गेन आ गया। क्या बाहर की पार्टी ने ये 20 रुपीज आपको दिए? क्या इस 20 से आपका कैश इनफ्लो आया आपका? तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमने इसको अर्न नहीं किया। और अर्न कब करेंगे? जब हम जाकर उसको सेल करें। मेरी बात समझ आई? क्या अगर मैं 100 रुपए का एसेट 120 में जाके बाहर सेल कर देता तब वो 20 का गेन था, तो वो गेन अदर इनकम के तौर पर जाके हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन क्या आज एसिड तो मेरे अपने पास है, मेरा एसिड तो मैंने कहा 50,000 रुपए का ये एसिड इसकी कॉस्ट थी, आज ये 60,000 रुपए का है और ये मेरे अपने पास है। तो क्या मैं कहूं कि मेरी 10,000 रुपए की इनकम हो गई है?
तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं, ये तुम्हारी इनकम रियलाइज नहीं हुई, तो इसको तुम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है ना, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं जाता, ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का पार्ट है और इसको इक्विटी में जाके लिखा जाता है। कहाँ लिखेंगे? इक्विटी। इक्विटी से क्या मुराद है कि जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं उसमें जो कैपिटल का पोर्शन है वहां पर जाकर हम इसको लायबिलिटी नहीं कंसीडर करना, या पर किसी किस्म की कोई लायबिलिटी नहीं है। अब देखिए, जब आप लोगों ने अपने एसेट्स को अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी आप लोगों के पास? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, अब आपका पहले था एसिड 100 रुपए का, सपोज ये मैंने 100 रुपया लिख दिया, और ये 100 रुपए आपका बेसिकली कैपिटल था जिससे आपने अपना एक एसिड परचेज कर लिया, आपकी काउंटिंग इक्वेशन मैच कर गई। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आप पहुंचे, आपने कहा कि अब मेरे पास मेरे एसिड्स की वैल्यू 120 है, क्या इस एक्स्ट्रा 20 से कैश में कोई डिक्रीज आया? क्या किसी किस्म की कोई लायबिलिटी बनी है आप पर? नहीं, तो फिर ये एक्स्ट्रा 20 कहां पे लिखूं? और अगर नहीं लिखता तो राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होती, तो ये एक्स्ट्रा 20 कहां पे लिखेंगे? कैपिटल के पोर्शन के अंदर 100 प्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर 20, और लायबिलिटी कोई भी नहीं, देखो 120 इक्वल हो नहीं गया। तो अगर आप अपने एसिड्स को इंक्रीज कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपने उसको उसके अगेंस्ट अपने कैपिटल को जाके इंक्रीज करना है, मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस आपकी इक्विटी का पार्ट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट बनेगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनता। लेकिन साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा था कि अगर आपको किसी किस्म की कोई लॉस की इवन के प्रिडिक्शन भी होती है ना, तो आप फौरन से रिकॉर्ड किया करो। लॉस मतलब किसी किस्म के कोई एक्सपेंसिव, कहते हैं इनकम उस टाइम पे रिकॉर्ड ना करना जब तक कि कंफर्म ना हो जाए, जब तक कि रियलाइज ना हो जाए, लेकिन एक्सपेंसेस फौरन से रिकॉर्ड कर दिया करो। अब इवन के ये लॉस अभी मुझे हुआ नहीं है, लेकिन एक किस्म की इंडिकेशन मिल गई है कि जो मेरा 100 रुपए का एसिड था वो 100 का नहीं रहा, अब वो कितने का रहा है? 90 का, तो 10 का लॉस है ना, तो मुझे कहा गया फौरन से जाके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। तो इसको हमेशा एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब मैंने ना आपको दो चीजें बताई, क्या? ड्यू टू रिवैल्यूएशन, जब भी आप लोग रिवैल्यूएशन करेंगे तो दो रिजल्ट्स हो सकते हैं इस रिवैल्यूएशन के, और वो दो रिजल्ट्स कौन कौन से हैं? कि या तो ड्यू टू रिवैल्यूएशन आपके एसिड्स की वैल्यू में इंक्रीज आएगा, या फिर आपके एसिड्स की वैल्यू में डिक्रीज, मतलब या तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी या फिर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होगी। या तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी या रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होगी। अगर अपवर्ड होती है तो कहलाती है रिवैल्यूएशन सरप्लस, और अगर डाउनवर्ड है लॉस। रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है तो कहलाएगी रिवैल्यूएशन लॉस। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो जाके रिकॉर्ड करेंगे इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी में जाके रिकॉर्ड करेंगे एज रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसका इक्विटी में अलग से घर बना देंगे, अलग से नाम लिख देंगे, मर्ज नहीं कर देना बाकी चीजों के साथ, अलग से इसको जाके रिकॉर्ड करना है। लेकिन कौन से पोर्शन में?
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्विटी के पोर्शन में एज रिवैल्यूएशन सरप्लस। और अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस। ये बात क्लियर हो गई। ये है फर्स्ट टाइम अगर आप अपने किसी भी एसेट को रिवैल्यू कर रहे हो। ये कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट टाइम अगर आप अपने किसी भी एसेट को रिवैल्यू करने, मतलब इससे पहले कॉस्ट मॉडल था, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करने लगे, या तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी या रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होगी। मेरी बात समझ आई है? क्लियर है सबको? अच्छा फिर से सुनो। अब क्या सिर्फ एक ही मर्तबा एसेट को रिवैल्यू करोगे? अब अगर आप लोगों ने उसके एसिड क्लास ऑफ एसिड पर रिवैल्यूएशन मॉडल रखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि अब एसिड की सिचुएशन देखो। कुछ एसिड्स आपके पास ऐसे होंगे जो अपनी वैल्यू में हर साल सब्सिक्वेंट इंक्रीज लेकर आते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट का इंक्रीज और डिक्रीज चेंज लेकर आते हैं। तो ऐसे एसिड के लिए तो हर साल रीवैल्यू का। लेकिन आपके कुछ क्लास ऑफ एसिड्स ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यूज के अंदर चेंज इतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट का हर साल नजर नहीं आएगा। तो ऐसे एसिड को आप हर 2 या 3 साल के बाद भी रिवैल्यू कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि आप हर साल बाद रिवैल्यू करो। ये डिपेंड करता है एसिड्स की वैल्यू के ऊपर, उसकी कंडीशन के ऊपर। अगर एसिड की नेचर कुछ ऐसी है, हर साल उसकी वैल्यू में सिग्निफिकेंट अमाउंट का चेंज है, तो उसको हर साल रिवैल्यू करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, 1 साल के अंदर लास्ट इवैल्यूएशन में और अब की वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं है, एसिड को रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, फिर ऐसे एसिड को आप 2 साल या 3 साल के बाद भी रिवैल्यू कर सकते हो। मेरी बात समझ आई है? फर्स्ट टाइम रिवैल्यू हो गया, अब आपने 2 साल 3 साल या 1 साल के बाद ही एसिड को दोबारा से रिवैल्यू करना है, और उससे पहले उसके ऊपर रिवैल्यूएशन हो चुकी है। तो अब रूल क्या आएगा? अब पहले समझते हैं कि हम एक ऐसे एसिड को वंस अगेन रिवैल्यू करने जा रहे हैं जो इससे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस रखता है। क्या क्या हम एक ऐसे एसिड को रीवैल्यू करने जा रहे हैं सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम? अब मैं उसके रूल्स लिख रहा हूं। तो आपने ये देखना है कि जिस एसिड को अभी मैं रीवैल्यू करने के लिए जा रहा हूं, उस एसिड के ऊपर पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस है या रिवैल्यूएशन लॉस है। आपने सबसे पहले ये चीज नोट करनी है। हमने कहा कि उस एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस है। फर्स्ट टाइम जब एसिड को रीवैल्यू किया तो उस एसिड के ऊपर रीवैल्यूएशन सरप्लस है। जब दोबारा रीवैल्यू करने लगे तो वंस अगेन रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गई। मतलब अभी भी दो सिचुएशन है, या तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी या रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होगी। रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी या रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होगी। अगर अब फिर से रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई, पहले से क्या थी? रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद, एक मतलब फिर से रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। दोनों रिवैल्यूएशन सरप्लस आपस में ऐड हो जाएंगे अगर एक ही क्लास ऑफ एसिड के हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर मेरा पहला रिवैल्यूएशन सरप्लस है, सपोज एसिड ए पर, क्लास ऑफ एसिड्स ए पर, वंस अगेन रिवैल्यूएशन सरप्लस है, लेकिन वो क्लास ऑफ एसिड बी पर है, तो ए प्लस बी रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं होने वाला। हाँ, एक ही क्लास ऑफ एसिड की है, पहले मैंने इस क्लास को रिवैल्यू किया, रिवैल्यूएशन सरप्लस था, अगले साल फिर किया, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। मेरी बात समझ आई? ये देखो, सबसे पहले रिवैल्यू किया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, फिर से रिवैल्यू किया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, दोनों रिवैल्यूएशन सरप्लस आपस में ऐड।
कोई डाउट? तो ये बड़ी सिंपल सी बात थी। तो दोनों मिलकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्विटी का पार्ट बन जाएंगे। कोई इशू वाली बात है? और एसेट अपनी न्यू रिवैल्यूड अमाउंट पे रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस है और मैं सब्सिक्वेंट उसको रिवैल्यू करने गया और रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो गई और मुझे आया रिवैल्यूएशन लॉस, तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो ये लॉस पहले से मौजूद रिवैल्यूएशन सरप्लस से कम है, या फिर पहले से मौजूद रिवैल्यूएशन सरप्लस से ज्यादा है। मोर देन रिवैल्यूएशन सरप्लस या लेस देन, दोनों में से कोई सी एक सिचुएशन होगी। कब? एक ऐसा एसेट जो फर्स्ट टाइम रीवैल्यू हुआ, रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया, ऑलराइट, नेक्स्ट टाइम रीवैल्यू हुआ, रिवैल्यूएशन लॉस। अब रूल क्या होता है? अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो तो आपने इक्विटी में लेके जानी है रिवैल्यूएशन सरप्लस को। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो तो आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेके जाना है रिवैल्यूएशन लॉस को। लेकिन जब सब्सिक्वेंट हो तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। बजाहिर लॉस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम हो तो, सब्सिक्वेंट हो तो आपने एक लम्हे के लिए सोचना है कि अगर मैं एक ऐसे एसेट को रिवैल्यू किया है जिस पर इससे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ओके, अब इसके ऊपर आ गया रिवैल्यूएशन लॉस, तो आपने ना वो लॉस सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस के पास लेके जाना है। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस ज्यादा है और लॉस कम है तो सारे का सारा लॉस सरप्लस ने अपने पास रख लेना है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को कुछ भी नहीं दे। मेरी बात समझ आई है? ये देखो, इसी इक्वेशन में सब कुछ आ जाएगा। पहले रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन सरप्लस था कितना? 30 का। दोबारा रिवैल्यू किया, रिवैल्यूएशन लॉस आया कितना? 20 का। लेस देन रिवैल्यूएशन सरप्लस, लॉस इज लेस देन रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं लाया जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस सारे का सारा लॉस अपने पास रख। बात समझ आ गई है? किसी को डाउट? चले अब यहां पे देखें, देन एडजस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस विद रिवैल्यूएशन लॉस। यहां पे लिखते हैं फुल अमाउंट या फुल रिवैल्यूएशन लॉस कर रहे हैं। एडजस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस विद फुल अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सुनो, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस कम है और लॉस ज्यादा हो गया है तो एडजस्ट revaluation surplus to the extent of revaluation loss and charge excess amount of revaluation loss to
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब सुनो, ये जो सेकंड पार्ट अभी मैंने लिखा है, ये देखो, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था? 10। लॉस कितना हुआ? 20। तो सारा 20 रिवैल्यूएशन सरप्लस अपने पास नहीं रख सकता था। तो इस लॉस में से जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस अपने पास रख सकता है, अब वो एडजस्ट कर दो। मतलब आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस नील हो गया। और अगर फिर भी कोई अमाउंट बच जाए, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चली जाएगी। ये रूल समझ आ गए? अच्छा, एक मतलब फिर से इनको जरा रिवाइज कीजिएगा कि हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा है अब तक। सबसे पहली चीज, इनिशियली आप लोगों ने अपने एसिड को रिकॉर्ड करना है एट कॉस्ट। इनिशियली अपने एसिड को रिकॉर्ड करना है एट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में जाएं तो आपके पास दो मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट मॉडल इज कॉस्ट मॉडल एंड द सेकंड मॉडल इज रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल की बात करें, हर साल एसिड को डेप्रिशिएट करते जाओ और हर साल के एंड पर एसिड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपनी कैरिंग अमाउंट पे जाएगा। और वो कैरिंग अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, जो इससे पहले आप लोग करते रहे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट इनिशियल रिकॉग्निशन तो कॉस्ट पर है। उसके बाद जब मर्जी आप एसेट को रिवैल्यू कर सकते हो। आप चाहे हर साल करो, आप हर 2 साल के बाद करो, आप हर 3 साल के बाद करो, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो एसिड के नेचर पे डिपेंड करता है। तो जब भी रिवैल्यू करेगा तो क्वेश्चन में हमें बता देगा कि हम इस डेट पर रिवैल्यू कर रहे हैं, और उसकी रीवैल्यूड अमाउंट बेसिकली जो फेयर वैल्यू एट दैट डेट उस एसिड की होगी वो हमें बता देगा। किस एसिड की फेयर वैल्यू एट दैट डेट ये है, वो हमारे लिए हमारी रीवैल्यूड अमाउंट बन जाती है। जब फर्स्ट टाइम रीवैल्यू करने के लिए जाएंगे, तो या तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड होती है या रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड। या रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी या रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड। तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। अगर एसिड की कॉस्ट से ज्यादा है रिवैल्यूड अमाउंट, तो जितनी अमाउंट ज्यादा है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी के पोर्शन के अंदर। और अगर कॉस्ट से रिवैल्यूड अमाउंट कम है, तो जितनी कम है वो आपका रिवैल्यूएशन लॉस है, और वो सारे का सारा लॉस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाके चार्ज कर देंगे। यहां तक की बात क्लियर है? फिर फर्स्ट टाइम एसिड को रिवैल्यू करना मुश्किल नहीं होता। फर्स्ट टाइम एसिड की रिवैल्यूएशन बहुत इजी है, प्रॉब्लम्स नहीं है। सेकंड टाइम जब रिवैल्यू करने लगे, तो जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, मतलब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, तो उससे पहले देखो क्या ऐसी रिवैल्यू हो चुका है? आंसर मिला यस। तो देखो कि जब लास्ट टाइम रिवैल्यू हुआ था, तो इस पर रिवैल्यूएशन सरप्लस है या रिवैल्यूएशन लॉस। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है और इस टाइम भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, तो दोनों को इकट्ठा करके इक्विटी में रख। बात क्लियर? लेकिन लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन सरप्लस है, लेकिन इस टाइम लॉस आ गया है, तो देखो लॉस है कितना। अगर लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट से कम है, तो सारे का सारा लॉस आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में एडजस्ट कर देना है, और रिमेनिंग अमाउंट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में मौजूद रहेगी। एनी डाउट? क्लियर है ये वाली बात? लेकिन अगर रिवैल्यूएशन लॉस सरप्लस से ज्यादा है, तो सरप्लस सारे का सारा खत्म हो जाएगा, और अगर कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ लॉस बच गई, तो वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस जाके चार्ज कर। यहां तक की बातें क्लियर है सब बच्चों को? चलिए आगे पढ़ने से पहले ना, इससे रेलिवेंट हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे ये देखें, अब पहले अगर हम लोग बात कर लें इनकी जर्नल एंट्रीज की, तो देखें भाई, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर उसने कुछ एसिड्स ऐसे जो डेप्रिशिएट हो रहे हों, तो लानी बात है फिर उनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हम लोगों ने चार्ज करना होता है। उससे रिलेटेड पहले एक एग्जांपल करते हैं कि अगर हम लोग अज्यूम करें कि हमारा यही एसिड डेप्रिशिएट भी हो रहा है,
तो अब इससे रिलेटेड जरा एग्जाम्पल्स देख। एग्जाम्पल, लॉस वाली स्टोरी अब फिर आपको थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा, ताकि आप लोग जरा कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसको फर्स्ट टाइम अगर रिवॉल्यूशन लॉस आ जाए तो आगे कैसे लेके चलना है ये हम बाद में करेंगे। पहले इस सारे पोर्शन को अच्छे से सुन लो। एग्जाम्पल है, एन एसिड इज परचेज्ड ऑन 1st January year 1 at a cost of rupees 100 with useful life of 10 years and no residual value। नो या नील रेजिडुअल वैल्यू। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन is straight line। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज स्ट्रेट लाइन। उसके बाद एसेट इज रिवैल्यूड एज फॉलोज। 31st December year 2, the revalued amount is 120। The revalued amount is 120। 31st December year 4, the revalued amount is 90 and 31st December year 6, ये 4 साल हो गए, बाकी 6 साल हो गए, 48। ओके, 2007 तक के अकाउंट बना लेंगे। अब देखो किस तरह से करना है इसको। अगर मैं बात करूं ना इसके ऊपर कॉस्ट मॉडल, अगर बात करें कॉस्ट मॉडल की, तो फिर एसिड को परचेज कब किया हमने? अच्छा, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ ये देखें इसकी WDV, कॉस्ट और WDV, इनिशियली कॉस्ट, बाद में वो WDV आती रहेगी। अगर कॉस्ट मॉडल है ना तो लास्ट में रीवैल्यूड अमाउंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एसिड परचेज किया 100 के साथ, 31st December year 1
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। कितने का? 10 का। एसिड की वैल्यू आ जाएगी 90, और ये वैल्यू क्या कहलाएगी? WDV या कैरिंग अमाउंट। फिर 31 दिसंबर ईयर 2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10, और एसिड की WDV आ जाएगी 8। 31 दिसंबर ईयर 3, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 का, और एसिड की WDV 7। और इसी तरह हर साल के एंड पर 2004 में एसिड की WDV 60, 2005 में 50, 2006 में 40, हर साल 10-10 के साथ डिक्रीज होती रहेगी। ये बात क्लियर हो गई। कॉस्ट मॉडल कोई मुश्किल चीज नहीं है। बात करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल की। रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल में जब हम लोग जाते हैं ना, तो आपने ना अपने पास ये वर्किंग है, ये बेसिकली अभी मेरा जो फोकस है ना वो वर्किंग पर है। क्या आपको ये पता चले सरप्लस कितना है, कितना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करना है, एटसेट्रा। फिर मैं आपको जरा जर्नल एंट्रीज और अकाउंट्स की तरफ लेकर आऊंगा। अब यहां पर अगर बात करें, पहले हम लोगों ने अपने पास लिखनी है कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट और लॉस। 1 जनवरी ईयर 1, कॉस्ट विच इज इक्वल टू, एसिड नेट अप्रिशिएट होना है 31 दिसंबर ईयर 1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से डेप्रिशिएट होगा, और वैल्यू बन जाएगी 90। ये मेरी बात समझ आई आपको? अच्छा, क्या 31 दिसंबर ईयर 1 पे एसिड रिवैल्यू हुआ? नहीं, नहीं हुआ रिवैल्यू। फिर गए हम लोग 31 दिसंबर ईयर 2, क्या इस डेट पे एसिड रिवैल्यू हुआ? तो मुझे बताओ, पहले डेप्रिशिएट होगा या पहले रीवैल्यू होगा? 31 दिसंबर को मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज करना है, 31 दिसंबर को एसिड रीवैल्यू भी हो रहा है। तो मैं पहले उसको डेप्रिशिएट करूं या पहले मैं उसको रीवैल्यू करूं? पहले हमेशा डेप्रिसिएशन हो, पहले हमेशा डेप्रिसिएशन होगी। तो सबसे पहले एसिड को डेप्रिशिएट करो। कितने से? उसकी WDV आ जाएगी 80। ये बात समझ आई है आपको? अच्छा, अब बात सुनो। जब भी आप लोगों ने रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस कैलकुलेट करना हो, तो हमेशा WDV ऑफ एन एसिड एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन का कंपैरिजन रिवैल्यूड अमाउंट से होता है। इसलिए एसिड अपनी WDV पर आएगा पहले, फिर हमने इसका कंपैरिजन करना होगा इसकी रीवैल्यूड अमाउंट के साथ, और फिर हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अपवर्ड है या रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड है। फिर ये बात समझ आई है? अच्छा, अब देखो क्या करना है। अब सेम डेट, लेकिन यहां पर सबसे पहले लिखो अपने पास रीवैल्यूड अमाउंट, एंड द रीवैल्यूड अमाउंट इज 120।
हाँ जी, अब ये कैलकुलेशन समझ आ गई कि 80 का एसिड था मेरी बुक्स में, कब? 31 दिसंबर ईयर 2, जबकि उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी थी? तो ऐसा नहीं है जैसे मैंने अपने एसिड को अंडरस्टेट किया हुआ है कि 120 रुपीज की एक चीज मैं अपनी बुक्स में कितने में रिकॉर्ड कर रहा हूं, 80। तब मैं क्या करूंगा, अपने एसिड को 40 से इंक्रीज कर दूंगा, अपने एसिड को 40 से इंक्रीज कर दूंगा। तो मेरा एसिड कौन सी वैल्यू पर आ जाएगा, 120। तो इस पर 40 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, इस पर 40 का रिवैल्यूएशन सर फर्स्ट टाइम, तो ये चला जाएगा इक्विटी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और जब हम बात करेंगे 31 दिसंबर ईयर 2, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेपरेशन चल रही होगी, तब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड होगा 120 का, और उसी की बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर जाके रिकॉर्ड करेंगे 40 रुपीज का रिवैल्यूएशन सर। बात क्लियर? कोई डाउट? सबको क्लियर? नेक्स्ट सुनो। अब एक मतलब फिर से हमने एसिड को लेके गए 31 दिसंबर ईयर 3, क्या ईयर 3 में रिवैल्यू हुआ? नहीं हुआ। तो सिंपली डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज करो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज करो? तो अगर आपका आंसर है 10, तो आपका आंसर गलत है। अब यहां पर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अप्लाई हो जाता है। पढ़ा था ना चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या था? मेथड में चेंज, यूजफुल लाइफ में चेंज, रेजिडुअल वैल्यू में चेंज, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होगा। जब भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता था, हम क्या करते थे? एसिड की WDV बिकम द कॉस्ट ऑफ एसिड, ऑलराइट, रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ और रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू। एम आई राइट? पहली बात, वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब जो आप लोगों ने डेप्रिशिएट करना है ना, वो 100 को नहीं करना, आपने जो डेप्रिशिएट करना है वो 80 को भी नहीं करना। जो एसिड की रीवैल्यूड अमाउंट है, अब वो जाके डेप्रिशिएट होगी फ्यूचर पीरियड्स के लिए। दूसरी बात, 120 ने डेप्रिशिएट होना है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 10 years नहीं होना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो आप ये देखो कि जब आपने एसिड को रीवैल्यू किया, उस टाइम तक एसिड की कितनी लाइफ गुजर चुकी थी? 2 years। तो कितनी लाइफ बाकी है? 8 years। तो यहां पर 120 डिवाइडेड बाय 8 करो। बात समझ आ गई? तो एसिड डेप्रिशिएट होगा कितनी अमाउंट से? 15 से। एसिड ने डेप्रिशिएट हो जाना है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 105। मेरी ये बात समझ आई है आपको? हाँ, वो तो लाजमी बात है ना। अगर सपोज किसी किस्म की इनिशियल भी रेजिडुअल वैल्यू हो, और रेजिडुअल वैल्यू में तो अभी भी कोई चेंज नहीं है, तो 120 में से सेम वही वैल्यू माइनस कर दो। लेकिन डिवाइडेड बाय 10 नहीं करना, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ करना है। गॉट इट? आपको इशू? अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि भाई इस रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या करना है, इस रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या करना है ड्यू टू। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, सोचने वाली है। पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज कर रहे थे, आज कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आपका फॉर द ईयर प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा? अगर सपोज ये 10 और 15 मिलियंस हैं, ऐसा नहीं है जैसे 5 मिलियन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर दोगे। अच्छा, ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम, ऐसा नहीं है जैसे 5 मिलियन के साथ आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा और वो सिर्फ आपके प्रॉफिट का एनालिसिस करे, तो वो तो कहेगा कि भाई आपके प्रॉफिट में 5 मिलियन का डिक्रीज आ गया है। ऐसा नहीं है जैसे आपको कहा जाएगा कि आपकी भाई परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है।
क्या ख्याल है? तो क्या आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी? अब ये जो 5 मिलियन का प्रॉफिट में डिक्रीज आया है, ये क्यों आया है? ड्यू टू रिवैल्यूएशन। ड्यू टू, तो भाई सजा भी तो उसी को मिलनी चाहिए, आपको तो नहीं मिलनी चाहिए ना सजा। अब क्या मकसद क्या, कि भाई आप एसिड से नाराज हो रहे हो, कि भाई तुम्हारी रिवैल्यूएशन के चक्कर में ना मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज करना पड़ गया है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ज्यादा चार्ज करने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया है। तो ऐसे ने कहा कि भाई कितना डिफरेंस आ रहा है? हमने कहा 5 मिलियन का। एम आई राइट? कैसे कैलकुलेट किया है? प्रीवियस ईयर, मतलब बिफोर रिवैल्यूएशन, मैं कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करता था, एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन मैं कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं। ऐसे ही है ना? क्या ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज की तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। तो ऐसे ने पूछा भाई कितना फर्क आ रहा है, हमने कहा 5 मिलियन का, वो 5 मिलियन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। 5 मिलियन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। अब हम लोग तो नाराज बैठे थे। ऐसी ने कहा भाई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो ठीक नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को तो ठीक नहीं कर सकता, वो जैसे आ रहा है उसको ऐसे लेके चलो। लेकिन ये बताओ तुम अपना प्रॉफिट कहां लेके जाते हो? प्रॉफिट कहां लेके जाते हो? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी का पार्ट बनता है। याद नहीं है आप लोगों को? प्रॉफिट जितना भी होता है फॉर द पीरियड, वो हम लोग अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल प्लस प्रॉफिट, तो वही इक्विटी का पार्ट बनाते हैं ना। हमने कहा हमने यहां से उठाना है और इसको इक्विटी का पार्ट बनाना है। कहता मसला ही हल हो गया है। जैसे ही तुम इक्विटी में जाओ तो वहां पे मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा हुआ है, जितना तुम्हारा प्रॉफिट कम है उससे ले लेना। मेरी बात समझ आई है? उसने कहा, एसिड ने कहा टेंशन ना लो, अगर मैं रीवैल्यू हो गया हूं और मेरी वजह से तुम्हें नुकसान आ रहा है, तो तुम्हारे नुकसान को भी मैं खुद कंपनसेट करूंगा। तुम अपना यहां से उठो, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अपना उठाओ, तुमने जाना है कैपिटल में। जैसे ही तुम कैपिटल इक्विटी में जाओगे, वहां पर मेरा बंदा मौजूद है। किस नाम से? रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। जितना तुम्हारा लॉस है तुम उससे जाके ले लेना। मेरी बात समझ आई है? कितना लॉस है? 5 मिलियन। जाओ फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस से ले लो। तो जैसे ही रिवैल्यूएशन सरप्लस से ये 5 मिलियन लोगे, तो क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस 40 का बचेगा? कितने का? हर साल अगर आपके एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हर साल रिटेन्ड अर्निंग्स को ट्रांसफर होता है। कितनी अमाउंट से? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट से। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है इस प्रॉफिट का नाम? देखो, अगर आप लोग हैं ना सोल प्रोप्राइटर, तो फिर तो आप लोग कैपिटल का वर्ड यूज करोगे और आप अपने पास जाकर कैपिटल प्लस प्रॉफिट कर देते हो। लेकिन अगर आप लोग सोल प्रोप्राइटर होना, तो फिर आप लोग रिवैल्यूएशन मॉडल भी बहुत कम यूज कर रहे हो, कि आप कॉस्ट मॉडल पे रहते हो। लेकिन ये जितनी भी स्टोरीज है ना, ये है कंपनीज के केस। जब हम बात करते हैं ना कंपनीज की, तो कंपनी अपने पास शेयर इशू करती है, तो उसकी इक्विटी में जो कैपिटल होता है, अब उसको हम लोगों ने कैपिटल नहीं कहना, हमने क्या कहना है? इक्विटी। उसकी इक्विटी के अंदर उसके शेयर कैपिटल मौजूद है। उसकी इक्विटी में, जिसको आप लोग पहले कैपिटल कहते थे, अब उसको क्या कह दोगे? शेयर कैपिटल कहते, क्योंकि कंपनी ने शेयर इशू करने होते हैं, उसके पास शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, शेयर कैपिटल उसके पास मौजूद है। ये पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, कि उसमें और कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। साथ में जो फॉर द ईयर प्रॉफिट होता है ना, वो कंपनी अपने पास रखती है एज रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसे हम लोग जाके कहते हैं ना प्रॉफिट। कंपनी ने उस चीज को क्या कहना होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। कि ऐसी अर्निंग जो कंपनी ने अभी अपने पास रिटेन की हुई हैं, जो अभी तक डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई।
प्रॉफिट वहां पे चला जाता है, उसी के साथ रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पड़ा हुआ है। तो अब सिर्फ क्या करना है कि है इक्विटी का ही पोर्शन, एक पॉकेट से निकालनी है चीज और दूसरी पॉकेट में रख देनी है। अब इक्विटी डिस्टर्ब नहीं होने वाली, आपस में लेन देन हो गया है। क्या होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जैसे उसके पास रिटेन अर्निंग्स प्रॉफिट पहुंचा, उसने कहा कि भाई मुझ तक न्यूज पहुंच चुकी है, तुम्हें 5 मिलियन चाहिए, ये लो तुम 5 मिलियन। तो हर साल के एंड पर रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बराबर अमाउंट रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करें। ओके, नेक्स्ट सुनो फिर से। अब अगले साल पहुंचे 31 दिसंबर, ईयर 4, एसिड रिवैल्यू हुआ, हुआ, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करूं या रिवैल्यूएशन? क्यों? क्योंकि हमने कंपैरिजन डब्ल्यूडीवी का करना है, तो पहले तो डब्ल्यूडीवी फाइंड करो ना, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो अभी तो मेरे पास है ही नहीं उसकी डब्ल्यूडीवी, तो पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हाँ जी, कितना आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 90। ओके, अच्छा अब जैसे ही यहां पर फिर से वही मसला हो गया, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने ज्यादा चार्ज किया। अगर रिवैल्यू ना करता तो मैं कितना चार्ज करता? 10। कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन, यहां से 5 माइनस करता हूं। क्लियर? सबको क्लियर? अच्छा नेक्स्ट सुनो फिर। अब सुनो, अब जैसे ही इधर गए जी, 15 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, अगर एसिड को रिवैल्यू ना करता तो मैं कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करता? 10। तो इस साल भी तो 5 की डेप्रिसिएशन ज्यादा है ना, जो मसला पिछले साल हुआ था इस साल भी सेम वही मसला हो रहा है, राइट? तो अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, फिर से रिवैल्यूएशन सरप्लस 5 मिलियन उठाएगा और रिटेन अर्निंग को दे देगा। क्लियर? अब रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास कितना है? 30। एसिड की डब्ल्यूडीवी कितनी है? 90। ये बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर? चलो अब सुनो जरा। अच्छा, ये अमाउंट जरा चेंज करने लगे हैं क्योंकि वो 90 90 मैच कर गए हैं। क्या कर दें? 72, ये लें जी, 72 कर देते हैं। ओके, तो बाद वाली पता चले 48 ही आ जाए। हाँ 48 ही आ जाएगी, मुझे फिर 48 भी चेंज करना पड़ेगा। चलो 78 करते हैं। हाँ जी, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी? 78। एसिड में डिक्रीज कितना? 12। ये आएगा रिवैल्यूएशन लॉस। तो हमने देखा रिवैल्यूएशन सरप्लस को कितना रखा हुआ था? 30। लॉस कितना है? सारे का सारा एडजस्ट कर दो, तो बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 18 का। बात क्लियर है सबको? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू? ओके, तो अगले 2 साल के लिए आप लोग चार्ज कर नहीं सकते डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और रिवैल्यूड अमाउंट। अगली रिवैल्यूड अमाउंट तक जरा वर्किंग करो। अब बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर की हुई है, बिल्कुल वैसे ही अगली रिवैल्यूड अमाउंट तक वर्किंग करके दिखाओ।
अच्छा, नेक्स्ट ना आप लोगों को वर्किंग बेसिकली समझ आ गई है। अक्सर स्टूडेंट बिल्कुल सही सी वर्किंग कर रहे थे। हम लोग इसके बाद पहुंचे 31 दिसंबर ईयर 5। एसिड को डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन बच्चे, जब एसिड रीवैल्यू हो गया है तो एक चीज रीवैल्यूड अमाउंट ने डेप्रिशिएट होना है, दूसरी चीज ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट होना है। तो 78 ने डेप्रिशिएट होना है। अब उसने नहीं डेप्रिशिएट होना 120 ने, 78 ने होना है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years, तो रेजिडुअल वैल्यू नील थी, तो 78 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। एसिड की वैल्यू आ जाएगी 65। अब फिर से वही बात, अगर कॉस्ट मॉडल होता तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज थी, 10 की। अब कितनी हो रही है, कितनी एक्स्ट्रा हो रही है, रिवैल्यूएशन सरप्लस से ले लो। तो रिमेनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस, जहां तक सब बच्चों ने सही सही किया है। नेक्स्ट देखो, हम लोग पहुंचे 31 दिसंबर ईयर 6। पहले एसिड डेप्रिशिएट होगा, ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 13। वैल्यू कितनी आ जाएगी 52। यहां पर 3 माइनस किया, वैल्यू आ गई 12। अच्छा, यहां तक आप लोग पहुंच गए, ऐसे ही है ना। अब एसिड को करना है रीवैल्यू, एंड द रीवैल्यूड अमाउंट एट 31 दिसंबर 2006 इज। अब वैसे तो 48 के साथ हो सकता था, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देना है, तो मैं इसको चेंज करके ना 24 कर देता हूं, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ सके। अब इधर जब पहुंचे तो हम लोग 24 पे चले गए। अब 52 से एसिड को लेकर आना है कौन सी वैल्यू पर, 24 पर। एसिड में डिक्रीज, कितनी अमाउंट से एसिड में डिक्रीज है, 28 से। तो आपको रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस हुआ, लेकिन ये सारा लॉस नहीं है। अब 12 का रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद था, 12 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आज सारे का सारा खत्म हो जाएगा, और अभी भी एक्सेस अमाउंट लॉस की मौजूद है। 28 में से 12 एडजस्ट हो गया, बाकी 16, वो 16 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लॉ एक्सपेंस के तौर पर ब्रैकेट्स में रखना। ऑल राइट। और यहां पर अब आपके पास इस एसिड पर 16 का लॉस मौजूद है। अब अगर आप इसको लेकर जाओ, सपोज 31 दिसंबर ईयर 7, आप एसिड को डेप्रिशिएट करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन आज डेप्रिशिएट किसने होना है, 24 ने, ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6। एसिड की वैल्यू आ गई 18। तो हमारे पास वो जो लोग कुछ दिन पहले हमसे नाराज हो रहे थे ड्यू टू हाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आज खुश होकर ढोल बजाए जा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उनका प्रॉफिट हाई हो चुका है ना ऐसा। तो अब हमने उनसे कहा कि भाई ढोल बजाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये अगर प्रॉफिट कम आया है, आप लोगों को प्रॉफिट ज्यादा आया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम है, तो ये भी तो ड्यू टू रिवैल्यूएशन लॉस है ना ऐसा। लॉस था कितना, अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के 6 चार्ज करने की वजह से प्रॉफिट में इंक्रीज कितना आएगा, 4 का। तो हमने कहा कि वो 4 प्रॉफिट तुम्हारा नहीं है, हमारे लॉस को एडजस्ट करो। बात समझ आई है, क्लियर है ये। तो अब 4 का हमें यहां से एक किस्म का रिवर्सल ऑफ लॉस मिला है। तो हमारे पास अब लॉस कितना बाकी बच गया, 12 का। एनी प्रॉब्लम? मजीद इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अपनी स्टडी टेक्स्ट में से ये जो एग्जाम्पल नंबर 22 है,
चलिए, जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ा है ना, सिर्फ उसको गो थ्रू करके आना। ओके, जितना हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है सिर्फ इसको गो थ्रू करके आना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।